हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। तो बताइए भाई, महात्मा गांधी ने, ऐसे भी पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। चलिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में। देखिए, इनके जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, जिन्हें नमक आंदोलन भी कहते हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था भाई? ये चला था 1940 से 41 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मन के डेट भी याद रखना है, इनसे पूछने संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, महात्मा गांधी के संबंधित आंदोलन है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, तो ये आप याद रखिएगा भाई, चंपारण। चंपारण जो है, जो 1917 में बिहार में जो है ये नील की खेती को लेकर इन्होंने चंपारण के किसानों के साथ ये अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। तो ये आपका पहला इनका था। ठीक है, और खेड़ा जो है 1918 में चला था। ठीक है, 1918 में। और सबसे महत्वपूर्ण और पूछता है, अहमदाबाद मील मजदूर। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा महात्मा गांधी का आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठे थे पहली बार, भूख हड़ताल पर। तो ये कहाँ था भाई? अहमदा मील मजदूर 1918 वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1918 में पहली बार भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी बैठे थे। ठीक है, ठीक, तो इनको आप, और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। तो ये प्रमुख जो इनके आंदोलन थे, ये आपको क्या करना है भाई? ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। ये अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहना कि आर्य समाज करें 1875 में। तो ये आपका क्या है? ये आपका सुमेलित है। इसमें आपको पूछना है क्या भी? तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, नहीं वाला बताना है, नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। चलिए, तो देखिए, आर्य समाज 1875 में ये आपका सुमेलित है। कहने कि रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन जो है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1897 में, 1897 ईस्वी में ये विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो ये रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में होती है। ये नहीं, देखिए प्रार्थना समाज कब? ये 1867 में। ठीक है, और थियोसोफिकल से 1875 ईस्वी में, ये भी आपका सही है। तो आर्य समाज जो है 1875 में, और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में गठन हुआ था, और थियोसोफिकल सोसाइटी की 1875 में। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? बताइए भाई। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि वह कौन से गुप्त शासक थे जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिए भी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और एक इनके समय में फाहियान जो है चीनी यात्री, फाहियान जो है भारत आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फाहियान जो है, यह जो है कैसा था? विदेशी यात्री जो है, चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा।
देखिए मृत्यु, इनको जब मृत्यु को क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी में हुई थी, तो इनके मृत्यु को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण। और भाई जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनको क्या कहते थे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जब मृत्यु हुई थी, और धर्म चक्र प्रवर्तन कब हुई, जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था ना, लुम्बिनी में हुआ था। और प्रथम जो है उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, ये पूछा जाता है सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। और सब आप और पूछा जाता है इनसे संबंधित सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये श्रावस्ती, याद रखिएगा, क्या श्रावस्ती भाई, ठीक है। अब इनके जो है प्रतीक कुछ पूछे जाते हैं। जन्म का इनका प्रतीक क्या है, कमल एवं साढ़, ठीक है। और गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल, जिन्हें बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह। और मृत्यु का जो है स्तूप है, ठीक है भाई। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है। तो इतना आप इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण क्या है भाई, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है, ठीक। और धर्म चक्र परिवर्तन जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न कह रहे कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो बताइए भाई, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। तो अशोक के बारे में जानते हुए, ये इन्होंने इनके समय में सबसे भयानक जो युद्ध हुआ था, कौन सा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें इन्होंने यहाँ से क्या ले देते हैं कि इन्होंने युद्ध ना करने की क्या कर लेते हैं, शपथ ग्रहण कर लेते हैं कि युद्ध अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने कलिंग के जो युद्ध में किनको हराया था, महापद नाभन को जो है इस युद्ध में हराया था, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे कि सहतारा मतलब सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। बताइए भी किसको समझा जाता है। तो किसको, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को। 7 नंबर प्रश्न देखिए भाई। तो आपको इसमें बताना है, सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है। ये दर्रे हैं और ये आपके अवस्थित, तो ये पास है और कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि जोजिला दर्रा आपका क्या है भाई, आपका सुमेलित है, जम्मू कश्मीर में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ये है। देखिए बोमडिल्ला दर्रा ये सिक्किम में नहीं है, ये सिक्किम में नहीं है। तो ये कहाँ पर है भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बोमडिल्ला दर्रा, सिक्किम में नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सुमेलित है। आइए अगला देखते हैं। कह कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो बताइए भाई, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। कह रहे कि कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर जो है भारी वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर कौन राज्य भारत का स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तमिलनाडु, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई, कह रहे हैं कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है, यह संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, ठीक है। अगला है, बताइए भाई, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश। तो मतलब आपको बताना है कि मैकमोहन जो रेखा है वो किन देशों के बीच लगती है। बताइए भाई, तो किसके बीच आती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, भारत और चीन के बाद, भारत और चीन के बीच, या 1954 में अस्तित्व में आया था, ठीक, 54 में, ठीक। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, NH7। अगला है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं। तो बताइए भी कौन सा सही हो जाएगा।
सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए नंबर हो जाएगा, मुद्रास्फीति होती है। अगला है, कह रहे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, जिसमें जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो कौन कौन से राज्य जो हैं काफ़ी लाभान्वित हुए थे? आपका यूपी था, महाराष्ट्र था और हरियाणा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बताइए भाई 13 नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1966 से 67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप जानते हैं, अगर विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछे तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर आपसे भारत के जनक पूछे हरित क्रांति के तो आप बताएंगे कौन भाई? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, तो भारत के जो है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और विश्व के नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो भारत में जो है ये 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, उपयुक्त में से सभी। तो किसका जो है ज़्यादा है? तो किसका है भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक, तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है भाई? तृतीयक क्षेत्र में। देखिए प्रथम क्षेत्र का 17% है। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में 31% है और तृतीयक क्षेत्र में 53.66%। ठीक है, तो आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए आपके 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन आता है भाई? याद रखिएगा, कृषि जैसे मधुमक्खी पालन, हाँ, खनन। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में और 2 आते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में जैसे व्यापार, यातायात, ठीक, पर्यटन, मनोरंजन, सूचना, शिक्षा, बंदरगाह। ठीक है, ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखिए भी सेवा क्षेत्र को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? बताइए भी, तो कहां पे लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में। अगला है, कह रहे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? बताइए भाई, तो भाग 20 में संशोधन को रखा गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 68 की इंपॉर्टेंस है अनुच्छेद। तो 368 जो है या जो है भारतीय संविधान के में संशोधन का प्रावधान किया गया है। आइए अगला देखते हैं, कहने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? बताइए भी कहां से कहां तक इसका उल्लेख है? तो कहां से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला है भी, कहने कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है? तो भाई लोकसभा की कार्यवाही चल रही तो उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वे मत नहीं कर सकते, मतलब वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो कौन हो जाएंगे भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी ये जो है वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में भारत का क्या होगा? महान्यायवादी होगा। अगला है, कह रहे हैं कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए भी, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद की। अगला है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बताइए भाई, रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आप जानते हैं रक्त कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, तो ये आपके, तो ओ जो है, ओ रक्त को क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। ओ को सर्वदाता कहते हैं और ठीक है भाई, तो ओ रक्त को सर्वग्राही कहते हैं और आपका सर्वदाता किसको? ए बी को कहते हैं। ठीक है, ए बी जो है आपका सर्वदाता है और सर्वग्राही रक्त क्या है? ओ है। ठीक है, चलिए, और रक्त की खोज किसने किया था भाई? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य मतलब जिन्हें आप सुन सकते हैं, तो श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो कितने की होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वे श्रव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है,
देखिए जो पराश्रव्य तरंगे कैसे होती है, जो 20,000 से ऊपर होती है उन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अप्रसरव तरंगे किन्हें कहते हैं, जो 20 हर्ट से क्या होती हैं, नीचे होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रसरव तरंगे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए यहाँ सही हो जाएगा, श्रव्य परिसर जो मनुष्य सुन सकता है। आगे प्रश्न है अभी, कहने की निम्नलिखित में से पौधा घर प्रभाव, मतलब जिन्हें हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं, पर ज़्यादा असर डालती है, ऐसा कौन चीज़ है जो हरित गृह पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, कहने की धूम कोहरा में मौजूदा आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करते हैं। आइए अगला प्रश्न है, कहने की निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में से संबंधित है। ठीक है, देखिए बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र में ये आपकी बैगा जनजाति पाई जाती है, और थारू जो है ये गोरखपुर में पाई जाती है, गोरखपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है, और भोटिया ये जो है कहाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही सुमेलित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये चित्रकूट में, जो कब किया गया था, 2001 में, 2001 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो ये कहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया, करें ललित मोहन ने, शिव नंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता या असित कुमार हलदार, कौन सा सही हो जाएगा, तो किसने किया था भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असित कुमार हलदार। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली एक वीडियो जीएस के मिलेगा। देखिए जीएस आपका बहुत ज़रूरी है, जीएस हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो जीएस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, करें कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, भैया कार्तिक जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है, सही ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कार्तिक जो लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, यह जो है कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण कर मनाया जाता है। ठीक, तो ए नंबर सही हो जाए। अगला है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी, तो मध्यकाल में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी, तो कौन सी थी भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, कहने की थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, तो कौन होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, उप निरीक्षक। अगला प्रश्न है, कहने की पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी या है, मतलब किस धारा में रखा गया है, तो पुलिस जो है लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी या जो है धारा 33 में उल्लेख किया गया है। अगला है, कहने पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 10 अगस्त 2001 में। अगला प्रश्न, कहने पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है, बताइए भी, तो किसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 23 में। अगला है, कहने कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, कौन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल बॉक्स कहते हैं।
अगला है करेगी पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, तो ये किसने किए थे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुल्ट ने किए थे, हुल्ट ने किए थे। अगला है कह रहे कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्हें भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ये किसके थे भाई? तो अब तो ये हट गए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और उच्च न्यायालय के रह चुके थे। अब चंद्रचूड़ हैं जो हैं, ये जो है आपके 47वें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़ है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 279A में जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो ये आर्टिकल 101वां संविधान संशोधन और जो है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लाई गई थी, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार आपके अगला भी एक प्रश्न और है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किस संस्थान में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा देंगे? तो किसके? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, IIM लखनऊ में, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 38 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग भी खूब सारा लगाइए और हिंदी की भी प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो अब तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।